ईरान के दक्षिण में एक शहर है जिसका नाम मिनाब है और मिनाब शहर के अंदर ही एक स्कूल है जिसका नाम है सज रेह तैयबा गर्ल्स स्कूल। 28 फरवरी 2026 की सुबह लगभग 10:45 के आसपास का वक्त हो रहा था। क्लास चल रही थी, बच्चियां अपनी अपनी क्लासों में थी, टीचर पढ़ा रही थी और इसी बीच में आसमान की तरफ से मिसाइल गिरनी शुरू हो जाती हैं। जैसे मिसाइल गिर रही थी स्कूल में भगदड़ मच जाती है, छात्राएं इधर से उधर भाग रही थी। स्कूल का जो स्टाफ था वो भी अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहा था। विद्यालय के अंदर जो उपस्थिति 170 छात्राओं की होती है। कम से कम एक जो उम्र है छात्राओं की 7 साल और अधिकतम जो उनकी उम्र होती है वो 12 साल के आसपास होती है। जब ये बमबारी होती है, मिसाइल गिर रही थी, तो इस बीच में जब चीख पुकार मचती है तो ये चीख पुकार शांत हो जाती है और 170 छात्राओं में से 148 छात्राओं की चीख पुकार हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाती है। उनकी आवाज भी बंद हो जाती है, उनकी सांसें भी पूरी तरह से बंद हो जाती है। साथ ही स्कूल का स्टाफ हो या बाकी बची छात्राएं हों, उसमें लगभग 90 गंभीर रूप से घायल हो जाती हैं जिनको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा जाता है। उसके बाद पूरी दुनिया में यह खबर जब फैलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ईरान में कुछ ऐसा भी हुआ है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और साथ ही अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 फरवरी 2026 की रात लगभग 2 बजे के आसपास एक घोषणा की थी, एक दावा किया था। उन्होंने कहा कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामनेई अब नहीं रहे, यानी कि उन पर जो हमला किया गया था उस हमले में वो मारे जाते हैं। जैसी रात में ये 2 बजे मैसेज फ्लैश होता है तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग मुल्कों में जितने लोग देख रहे थे, जाग रहे थे, उन लोगों ने जब इस मैसेज को देखा तो एक पल के लिए बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे इस बात की पुष्टि होना शुरू हो जाती है और 1 मार्च 2026 की सुबह होते होते जब 7 बज जाते हैं तब जाकर ईरानी सरकारी मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों की तरफ से इस दावे पर बिल्कुल मोहर लग जाती है, पुख्ता कर दिया जाता है कि अब 86 साल के आयतुल्लाह अली खामनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे, यानी कि वो इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में मारे गए हैं। साल 1989 से वो ईरान के सर्वोच्च नेता के पद पर काम कर रहे थे और देश में जितने भी बड़े फैसले होते थे वो उन्हीं के नियंत्रण में होते थे, उनकी ही इशारों पे होते थे, जैसा वो चाहते थे वैसे ही होते थे। दरअसल इजराइल और अमेरिका ने पिछले कुछ समय से एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था, एक ऐसे संदेश देना शुरू कर दिया था कि ईरान के बारे में कि ईरान अब दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहा है और इस खतरे के पीछे की वजह यह बताई जाती है। अगर पहले पॉइंट की हम बात करें, परमाणु हथियार। ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बना रहा है जो कि पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा कर रहा है। यदि कभी भी ये किसी भी देश पर हमला कर सकता है, एक तरह से अपनी ताकत का एहसास कराने की फिराक में लगा हुआ है। दूसरा पॉइंट की अगर बात करेंगे, प्रोक्सी संगठनों का समर्थन जो ईरान है उसने हमास, हिजबुल्लाह, हुती जैसे शस्त्र समूह संगठनों को न केवल उन्हें ट्रेनिंग देता है बल्कि हथियार भी मुहैया कराता है। इजराइल और अमेरिका ने इन संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा था और इस मैसेज के माध्यम से पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश की जाती है कि ईरान एक तरह से आतंकवाद को पूरी तरह से बढ़ावा देता है। साथ ही मिसाइल तकनीक का प्रयास। यहां मध्य पूर्व में सऊदी अरब, यूएई, ओमान, यमन, कतर, कुवैत, बहरीन सहित लगभग 17 ऐसे देश हैं और 17 देशों के पास उतनी ताकत मिसाइल की नहीं है, मिसाइल के प्रोग्राम नहीं है जितने के ताकतवर मामले में ये ईरान है और उसके पास मिसाइल की ताकतें हैं। साथ ही मध्य पूर्व वर्चस्व की लड़ाई। ईरान पर इस तरह का भी आरोप लगाया गया कि ईरान खुद को मुस्लिम जगत के जितने भी आसपास के मध्य पूर्व में देश हैं उन सभी देशों में अपने आप को ये मध्य पूर्व देशों के नेतृत्व करने वाली शक्ति मानने लगा था। इसके अंदर एक पूरी तरह से अहंकार भी पैदा हो गया था और लंबे समय से यहाँ पर आंतरिक विरोध प्रदर्शन जो होते हैं, लोग जो अपनी मांगों को लेकर जब सड़कों पर उतरते हैं विभिन्न प्रकार की मांगों, उसमें लोगों की हत्याएं की जाती थी और यह हत्याओं की जो संख्या होती है वो हजारों में फैल जाती है। लेकिन ईरान ने अपनी तरफ से कोई भी जो अपना झुकाव था उस झुकाव को कम नहीं किया। हालांकि अमेरिका और इजराइल ने हर बार उसको चेतावनी देता रहा और इस चेतावनी के बावजूद भी ईरान की तरफ से कोई दबने वाली स्थिति थी नहीं। लेकिन इसी बीच में जब लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा हो जाती है, आपस में युद्ध की जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, इधर से वार्ता चल रही है, उधर से वार्ता चल रही है, इसी वार्ता के बीच में शांति वार्ता भी शुरू हो जाती है और शांति वार्ता में ईरान ने अपना पक्ष रखा और इजराइल और अमेरिका अपना अपना पक्ष रख रहे थे। ईरान को जैसे चेतावनी दी जाती है तो 28 फरवरी 2026 को एक एयर स्ट्राइक किया जाता है, एक चेतावनी स्वरूप कि अगर तुमने अपनी आदतों में तुमने जो ये काम किए हुए हैं, जो तुम पर आरोप लगे हुए हैं, अगर तुमने इनमें सुधार नहीं किया तो ये स्ट्राइक का एक बड़ा रूप भी हो सकता है। इसके लिए तुम स्वयं ही जिम्मेदार होगे। जैसे ही ईरान पर ये हमले किया जाता है उसके बाद फिर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की और उसने अमेरिका के ऐसे 27 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जो आसपास के लगभग 8 मुल्कों में थे, जैसे कतर में अल उद्दे एयरबेस,
बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5 बेड़े होते हैं। यूएई आबू धाबी स्थित अल दफरा एयरबेस होता है। कुवैत के अंदर अली अल सलेम होता है। जॉर्डन के अंदर मफाफ साल्ती एयरबेस होता है। ईरान के अंदर एल अल असद एयरबेस होता है। और सऊदी अरब के हवाई क्षेत्रों और सैन्य गतिविधियों को विस्फोटक हमले किए जाते हैं। इसके साथ ही ये तो अमेरिका के हो गए, बाद में इजराइल के भी ठिकानों को ठिकाना बनाया जाता है, जिसमें तेल अबीब, तेल नोफ एयरबेस, हाइफा, वीर शेवा, इलात, यरूशलेम आदि इनको ठिकाना बनाया जाता है। और ईरान की तरफ से एक के बाद एक हमले किए जाते हैं। अब ये हमलों की तादाद बढ़ने लगती है। अमेरिका ने और इजराइल ने पहले से ही तय कर लिया था कि ये मिलकर एक संयुक्त रूप से अभियान चलाएंगे ईरान के खिलाफ, और उन अभियानों का नाम रखा जाएगा, उन ऑपरेशन का नाम रखा जाएगा। एक नाम रखा जाता है ऑपरेशन रोयरिंग लॉइन और दूसरा नाम रखा जाता है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इस तरह का ऑपरेशन होता है, वो संयुक्त रूप से अभियान चलाया जाता है और ईरान में लगभग 12 घंटे तक कार्रवाई होती है और 12 घंटे में 900 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए जाते हैं। और वो हमले ऐसे वैसे नहीं होते हैं, बिल्कुल ईरान की जो रीढ़ थी, कमर थी, उसको पूरी तरह से बर्बाद करने का पूरा इरादा बना लिया था इजराइल की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से। दोस्तों, जब हमारे पास पैसा नहीं होता है ना, तो हमारे दोस्त, रिश्तेदार, सगे संबंधी सबके सब हमारा साथ छोड़ के चले जाते हैं। नौकरी होती भी है तो सैलरी कम होती है, और नहीं होती है तो फिर और भी ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। करना सब चाहते हैं, लेकिन करने के कोई रास्ते नहीं होते। अब रास्ते नहीं होते हैं तो लोग फिर आपस में बातचीत भी करते हैं, पूछते हैं कि भाई कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, कोई रास्ता तो बताओ। क्योंकि घर परिवार, रिश्तेदार, बच्चों की फीस, ये सब आमदनी के ऊपर ही तो डिपेंड होता है। ऐसे ही बातचीत के दौरान हमें पता चला कि मार्केट में एक ऐसी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का नाम है मार्केट वुल्फ। और मार्केट वुल्फ की बातें जो होती हैं वो कोई हवा हवाई नहीं है, बल्कि बिल्कुल पुख्ता बातें हैं, क्योंकि इससे भी रजिस्टर्ड है। इसकी खास बात यह है कि आपका पैसा भी यहां पर सुरक्षित है और आपका भरोसा भी सुरक्षित है। आजकल इंडिया में ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में आपको आकर बता दूं। यदि आप भी अपनी आमदनी को ठीक करना चाहते हैं, आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर मार्केट वुल्फ के बारे में आपको जानना चाहिए, उसको आजमाना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कहीं देर हो जाए, लेकिन ध्यान रहे आपके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए और आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए, मैंने यहां पर लॉगिन कर लिया है। यहां जो फॉलो ट्रेंड का फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेंड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, और ये सब आप एक टैप में कर सकते हैं बिना कोई दिमाग लगाए। आपने दूसरी एप्लीकेशन देखी होंगी, वो कहती हूं कि इतना लगाओ, उतना लगाओ, ये पैसे लगाओ, वो पैसे लगाओ, लेकिन यहां जो एप्लीकेशन है वो कहती है कि बस आप कम से कम अमाउंट लगा सकते हैं, उसके बाद अपनी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। इस कहानी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। अब आप सोचते हैं कि मैंने पैसा लगा दिया, कहीं ऐसा ना हो पैसा डूब जाए, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, ऐसे प्रॉफिट होगा नहीं होगा, वगैरह वगैरह। अगर 1000-500 रुपए का नुकसान हो भी जाए तो कहते हैं ना कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और वैसे भी मैं यहां पर आया हूं आपको इसके बारे में कुछ समझाने के लिए। इस एप्लीकेशन की सबसे खास बात यह है कि जब आपका नुकसान हो रहा होगा, तब उस वक्त ये अपने आप से कट लग जाएगा, स्टॉप लग जाएगा और आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, यानी कि आपके फायदे ही फायदे होंगे। इससे बड़ी बात यह है कि मार्केट वुल्फ का जो ब्रोकरेज है वो तमाम मार्केट से सबसे कम है बाकी और ऐप से। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 2065 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। ये ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, इनके यूजर ने अब तक फरवरी में 39,363 रुपए, एक दिन में 15,239 रुपए और पिछले 2025 के पूरे साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई भी कमीशन नहीं लगता। इस फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए की फीस के साथ शुरू कर सकते हैं, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए, सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। लोग इसमें अपना भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित कर रहे हैं। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ ही कमेंट में पिन कर दिया गया है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, आपको मार्केट वुल्फ ऐप पर जाना चाहिए और जाकर उसको खुद ही आजमाना चाहिए। तो चलिए फिर रुख करते हैं आज की इस कहानी पर। यदि हम बात करें कि कहां कहां के ठिकानों को प्रमुख रूप से निशाना बनाया, तो 900 में से जो ईरान की राजधानी होती है तेहरान, उसके रक्षा मंत्रालय को, खुफिया मंत्रालय को, IRGC रेवोल्यूशनरी गार्ड को पूरी तरह से निशाना बनाया जाता है, उसको बर्बाद कर दिया जाता है। इसफान एक जगह लगती है और इसफान का ये जो शहर का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम का प्रमुख केंद्र था। यहां परमाणु रिसर्च होती है, सैन्य हवाई अड्डे हैं, उनको भी बमबारी से बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है, नेस्ता नाबूद कर दिया जाता है। मिनाब शहर के अंदर लड़कियों का स्कूल है और लड़कियों के स्कूल पर भी लगातार बमबारी की जाती है। 170 छात्राओं में से 148 छात्राओं की मौके पर ही मौत हो जाती है। उनकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम जाती हैं। कम से कम एक छात्रा की उम्र 7 साल और अधिकतम उम्र जो होती है वो 12 साल। वो बच्चियां ही थी, छोटी क्लासें थी, वो स्कूल में पढ़ने गई थी, उनका कोई कसूर नहीं था। कसूर सिर्फ उनका इतना था कि IRGC सैन्य का जो अड्डा है वहां से महज 500 मीटर दूर था। निशाना उस
IRGC के सैन्य अड्डे को बनाया जा रहा था और जो बमबारी हो जाती है वो विद्यालय के अंदर हो जाती है और छोटी छोटी बच्चियां उसमें मारी जाती हैं। ऐसे ही कॉम होता है, कॉम यानी कि फोर्डो जैसे भूमिगत परमाणु, जहां पर परमाणु संवर्धन होते हैं वहां रिसर्च होता है, इनका बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। तो यहां पर अमेरिका ने बंकर बस्टर से हमले किए और इसको भी पूरी तरह से खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। कराज और तबरीज के अंदर मिसाइल लॉन्च जहां होती है, जहां ड्रोन का उत्पादन होता है, यहां ड्रोन की कई इकाइयां, उत्पादन की इकाइयां बनी हुई थी, वहां पर वायु रक्षा प्रणाली, इनको भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। इसके अलावा ये शिराज हो, बूशहर हो, इलाम हो, करमानशाह हो या लातिस्तान हो या इस तरह के जो प्रांत थे, वहां पर जो सेना के प्रमुख ठिकाने होते हैं, उन प्रमुख ठिकानों को भी निशाना बनाकर उनको भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाता है। अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर प्रमुख रूप से दो ही शक्तियां थी, दो ही ताकतें थी। अगर हम पहली ताकत की बात करें तो जो ईरान के सर्वोच्च लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई होते हैं, उनके साथ उनकी पोती भी मारी जाती है, उनकी दामाद भी मारे जाते हैं, उनकी बेटी भी मारे जाते हैं और उनके आसपास जो बड़े शीर्ष अधिकारी होते हैं, उनकी संख्या लगभग 40 के आसपास होती है, वो भी मारे जाते हैं। और रिसर्च में ये पता चलता है कि 10 प्रमुख जो वैज्ञानिक थे ईरान के, वो भी इन हमले में मारे जाते हैं। सेकंड जो टारगेट होता है इजराइल का और अमेरिका का, वो होता है IRGC। IRGC यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। इसके अंदर ये विशेष शक्तिशाली और विशेष सैन्य की शाखा होती है। इसी के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से थल सेना, नौसेना, वायुसेना, वो इसी के अंतर्गत काम करती है। IRGC के अंतर्गत IRGC जो होता है न केवल सैन्य है, बल्कि वो विशाल व्यापारिक एक साम्राज्य है। उसका ईरान का निर्माण हो या फिर तेल हो, गैस हो, दूर संचार हो, बैंकिंग हो, बड़े हिस्से में, बड़े क्षेत्र में बस इसी का ही IRGC का ही एक अधिकार क्षेत्र काम करता है और इसको बनाने वाला कोई और नहीं होता, अयातुल्लाह अली खामनेई होते हैं। इन्होंने साल 1979 में इस्लामी क्रांति के बाद इस ब्रांड को शुरू किया था और तभी से एक तरह से बाकी ये थल सेना, वायुसेना और जल सेना होती है, वो ये जो काम करती है नौसेना, तो ये तो काम करती है, लेकिन इस पर जो शीर्ष इसका पूरी ताकत थी वो अयातुल्लाह अली खामनेई की होती है। अब ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि ईरान की जो रीढ़ थी उसकी हड्डी को एक तरह से खत्म कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। इसके अलावा IRGC के जो मुख्यालय होते हैं और कमांडरों को भी निशाना बनाया जाता है। उनके पहले कमांडर जिनका नाम है होसैन सलीमी, जो मुख्य कमांडर माने जाते हैं, और इस्माइल गनी कुद्दूस फोर्स के प्रमुख थे। अली रेजा तंगसिर IRGC के जो नेवी प्रमुख थे और अमीर अल हजीजा देही ये एयर स्पेस फोर्स के ये प्रमुख थे। और इनके अंडर में जो कह सकते हैं कि ईरान के पूरे मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों की रहनुमाई वो अमीर अली हजीजा देही के अंतर्गत ही आती थी। इन कमांडरों के मारे जाने से जो चेन ऑफ कमांड है वो उसका तोड़ना मकसद था, उसको पूरी तरह से तोड़ दिया है। अब ईरान की कमान कोई भी संभाले, लेकिन ईरान शायद उतनी ताकत से जल्दी से खड़ा नहीं हो सकता। उनके बताया जाता है कि उनके जो बेटे हैं खेमानी के, उनको ही इसमें मौका दिया जाने की बात चल रही थी, लेकिन मौका उनको मिले या किसी को मिले, लेकिन अब जिस हिसाब से 900 अलग अलग जगहों पर हमले किए गए थे, ईरान की शायद अब उतनी ताकत रही नहीं है। लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया गया था, जिस तरह का मैसेज दिया गया था कि अब ईरान आगे शायद हमला नहीं कर पाएगा, पहले ईरान के खिलाफ एक हवा बनाई जाती है, उसको फिर तबाह कर दिया जाता है। और वाकई ईरान के अंदर की इतनी ताकत होती तो शायद जैसे कि इन्होंने इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमला किया है, तो शायद ये जवाबी कार्रवाई में उसको भी बड़ी चोट पहुंचा सकता था। लेकिन ना तो इजराइल को बहुत बड़ी चोट पहुंची है, ना ही अमेरिका को बड़ी चोट पहुंची है। लेकिन इसमें पूरी एक बात है जो मीडिया में लगभग दिन भर चलता रहता है। ईरान का जो प्रमुख नेता होता है वो झुकता नहीं है, उसने मरना यानी कि मरना पसंद किया, उसके और उसके साथियों ने। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते हमने अपने डिस्क्रिप्शन में मार्केट वोल्फ है उसी के बारे में, एक एप्लीकेशन के बारे में बताया है, और उसके लिए जो कमेंट है उसको भी हमने पिन कर दिया है, तो आप उस पर जाइए, उसको जरूर देखिएगा। और साथ ही जाते जाते यशदीप राज हैं, आज इनका जन्मदिन है, इनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है। अनुराग राणा है, सकीना निशा, अभिलाष सोनी, राजू सिंह राजपूत, शिवा राठौर, सविता सिंह, प्रवीण बघेल, अंकुश पाल, विकास ठाकुर, श्याम लाल गुज्जर, सुरेश कुमार यादव, सूरज, इरफान, सोमवीर, हासिम सिद्दीकी, हामिद रजा। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।